नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं भाषा की। साथियों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है कहना या विचार प्रकट करना। इस प्रकार भाषा की परिभाषा हुई विचार विनिमय का माध्यम, यानी जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उस माध्यम का नाम ही भाषा है। साथियों, हिंदी भाषा में हिंदी शब्द फारसी भाषा का है जिसका अर्थ है हिंद से संबंधित, यानी फारसी में सिंधी को हिंदी कहा जाने लगा क्योंकि फारसी में दंत्य स का उच्चारण ह तथा ध का उच्चारण द किया जाता है। इस प्रकार सिंधु से बना हिंदू और सिंधु की भाषा जो थी सिंधी, वो कहलाने लगी हिंदी। अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, यानी हिंदी की जो जननी है वो मूल वैदिक संस्कृत को माना जाता है। वैदिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसमें महाभारत और रामायण की रचना हुई। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद की रचना हुई। लौकिक संस्कृति का रूप परिवर्तित हुआ और भाषा बनी पाली। पाली के बाद फिर कुछ परिवर्तन हुआ भाषा में और उसके बाद एक नया रूप आया जिसे कहा गया प्राकृत। प्राकृत भाषा में फिर परिवर्तन हुआ क्योंकि साथियों, भाषा की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, निरंतर बदलती रहती है। इसलिए प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ और एक नया रूप हमारे सामने आया जिसका नाम था अपभ्रंश। और साथियों, इसी अपभ्रंश भाषा के शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। साथियों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी मानी जाती है। इस देवनागरी लिपि में कुल जो वर्ण है वो 52 है। अगर बात की जाए हिंदी के मूल वर्णों की तो उनकी संख्या है 44, यानी जिनमें स्वर 11 और व्यंजन 33 है। साथियों, बात आती है लिपि की। लिपि यानी भाषा के ध्वनि चिन्हों को जिसके द्वारा मानकीकृत रूप प्रदान किया जाता है, यानी लिपि के द्वारा जो भाषा के ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं उनको मानकीकृत रूप दिया जाता है, या कह सकते हैं कि जिन चिन्ह या संकेतों के द्वारा भाषा की ध्वनियों को प्रकट किया जाता है उसे ही लिपि कहा जाता है। और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसके बाद बात आती है व्याकरण की, यानी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान जिस विद्या के माध्यम से होता है उस विधा का नाम ही व्याकरण है। यानी व्याकरण हमें किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और उसका शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। साथियों, हिंदी के महान व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के 3 तत्व माने हैं जो इस प्रकार है: वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह छोटी से छोटी लिखित इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे क, च, ट, अ, ई आदि सब वर्ण है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी उच्चारित या मौखिक इकाई ध्वनि है, यानी वर्ण है वो ध्वनि का सैद्धांतिक रूप है। साथियों, कई बार विद्यार्थियों के सामने दुविधा होती है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। कई बार परीक्षा में 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे वर्ण या ध्वनि। इन दोनों में से किसी एक का चयन करना होता है। ध्वनि का संबंध भाषा से है और भाषा शब्द भाष धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है कहना या विचार प्रकट करना। इसलिए ध्वनि भी मुख अवयवों द्वारा प्रकट होती है
और कान द्वारा सुनी जाती है। इसलिए भाषा के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है। लेकिन लिखित या रचना की दृष्टि से लघुत्तम इकाई वर्ण है। साथियों, बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है? किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई जिसका उच्चारण श्वास वायु के एक झटके से होता है। यानी अक्षर में अ उपसर्ग और शर मूल शब्द है, जिसका अर्थ है जिसका नाश न हो। यानी क्षर का मतलब है नाश और अ का मतलब नहीं, यानी अविनाशी। साथियों, उच्चारण स्फोट के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो अक्षर है। अक्षर कोई एक ध्वनि हो सकती है या फिर ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई हो सकती है। यानी ध्वनि का समूह है जिसका उच्चारण हम श्वास के एक झटके से करते हैं, अक्षर कहलाता है। स्फोट से तात्पर्य है वेगपूर्वक बाहर निकलना। यानी जब किसी ध्वनि समूह की इकाई को हम एक झटके से उच्चारित करते हैं तो वह अक्षर होता है। जैसे स्नान, राम, क्या, ये ऐसे अक्षर हैं जिनका उच्चारण श्वास वायु के एक झटके से होता है। इनका उच्चारण करते समय कोई विराम नहीं होता। कई बार वर्ण और अक्षर को एक ही मान लिया जाता है, जो कि गलत है। साथियों, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते। यानी वर्ण एक ध्वनि है, जैसे क, च, ट, आ, ई। लेकिन अक्षर में एक ध्वनि हो सकती है या अनेक ध्वनियां शामिल हो सकती है, जबकि वर्ण में केवल एक ही ध्वनि होती है। साथियों, एक अक्षर में व्यंजन अनेक हो सकते हैं जबकि स्वर प्राय एक ही रहता है। जैसे स्त्री शब्द है, इसका अगर हम विखंडन करें तो वर्ण निकलते हैं स, धन, त, धन, र, धन, ई। इसमें कुल 4 वर्ण है और जिनमें 3 व्यंजन और एक स्वर है, जबकि अक्षर एक ही है। यानी अक्षर का निर्धारण स्वर की संख्या के आधार पर होता है, व्यंजन की संख्या के आधार पर नहीं। अब बात आती है शब्द की। यानी भाषा की अर्थ के अनुसार सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्द यानी सार्थक ध्वनि समूह। वर्णों के सार्थक योग को ही शब्द कहा जाता है। साथियों, वर्णों के समूह को शब्द नहीं माना जा सकता। वर्णों का सार्थक योग है, उसे शब्द कहा जाता है। और वर्णों का सार्थक योग जिसका कोई अर्थ हो वही शब्द होता है। जैसे क, धन, ल, धन, म, यानी कलम। कलम का अर्थ है लेखनी। कलम एक सार्थक शब्द है और वर्णों का सार्थक योग है यहाँ। एक अन्य उदाहरण जिसमें क, धन, म, धन, ल, यानी कमल। और कमल भी एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है फूल। एक तीसरा उदाहरण जिसमें देखिए म, धन, ल, धन, क, अर्थात मलक। और मलक कोई सार्थक शब्द नहीं है। इसलिए साथियों, यहाँ पर वर्णों का सार्थक योग नहीं हुआ, इसलिए मलक एक सार्थक शब्द नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वर्णों का समूह शब्द नहीं माना जाता, बल्कि वर्णों का सार्थक योग ही शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं वाक्य की। भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य माना जाता है। यानी भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य होता है। साथियों, क्या सार्थक शब्दों का योग वाक्य होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे राम, मोहन, पुस्तक, ये तीनों सार्थक शब्द है। क्या इनके योग से यह वाक्य बना राम, मोहन, पुस्तक? क्योंकि इन शब्दों के आधार पर कोई भाव या भावार्थ नहीं निकलता, इसलिए कहा जाता है शब्दों का सार्थक योग वाक्य होता है।
जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यह पद समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। साथियों, कई बार शब्द और पद को एक मान लिया जाता है। शब्द और पद देखने में भले ही एक जैसे हों, लेकिन उनमें भिन्नता है। साथियों, शब्द अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है और किसी न किसी हिंदी शब्दकोश का हिस्सा होता है। जैसे कमल एक स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ फूल हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। लेकिन यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि कमल जो शब्द है वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है या किसी फूल के लिए। लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए और फिर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपना सहयोग दे तो वह शब्द फिर पद बन जाता है। जैसे दो उदाहरण हैं। कमल कीचड़ में खिलता है। यहाँ पर जो कमल पद है वह फूल का अर्थ दे रहा है। दूसरा उदाहरण है कमल विद्यालय जा रहा है। यहाँ जिस कमल की बात की जा रही है वो कमल कोई फूल नहीं बल्कि कोई बालक है जो विद्यालय जा रहा है। इसलिए पद वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहयोग करते हैं। साथियों, ये था भाषा व्याकरण और उसके अंगों का सामान्य परिचय। अगले वीडियो में एक नए प्रकरण पर फिर से विस्तृत चर्चा होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।